घर का बंटवारा। बूढ़ी सुलोचना लगातार रोए चली जा रही थी। वो बार बार अपने बेटे राकेश और नरेश को चुप होने के लिए बोल रही थी, पर दोनों में से कोई भी चुप नहीं हो रहा था। बोलते बोलते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि राकेश ने अपने छोटे भाई नरेश को जोर से एक थप्पड़ भी लगा दिया था। ये सब देखकर तो सुलोचना का दिल ही बैठे चले जा रहा था। बेचारी अपना माथा पकड़ के वही बैठ जाती है और अचानक ही वो अपने दिल पर हाथ रखकर बेहोश हो जाती है। अपनी मां को बेहोश होते देख दोनों बेटे चुप हो जाते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर जल्दी से पास के अस्पताल में सुलोचना को भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर जल्दी से सुलोचना का चेकअप करते हैं। तभी पता चलता है कि सुलोचना को हार्ट अटैक आया है। सभी अस्पताल में मौजूद थे। तभी राकेश की बीवी रेखा राकेश से बोलती है कि जब असली फैसला लेने का समय आया तो मां जी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पकड़ लिया। अच्छे से जानती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। राकेश अपनी बीवी की बात का कोई खास जवाब नहीं देता, पर रेखा की बात सुनकर नरेश की बीवी कोमल उसका जवाब देते हुए बोलती है, कम से कम अब तो थोड़ा लिहाज करो, माँ जी की तबीयत खराब है, कोई हार्ट अटैक का झूठा बहाना नहीं लगा सकता। हार्ट अटैक आना कोई छोटी बात नहीं होती। कोमल की बात सुन रेखा बड़ा सा मुंह बना लेती है और अपने पैर झाड़ती हुई अस्पताल से निकलकर घर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद सुलोचना को होश आता है। राकेश और नरेश दोनों ही अपनी मां से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। सुलोचना के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसकी आंखों से दर्द के आंसू बह रहे थे। वो अपने दोनों बेटों को कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी। सुलोचना अपनी नम आंखों से अपने दोनों बेटों की तरफ देखती है और फिर से वही लड़ाई झगड़ा याद आने लग जाता है। दरअसल बात यह थी कि राकेश और नरेश दोनों ही घर पर बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे थे। सुलोचना के पति हरिराम की राकेश की शादी के बाद ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से सारी जमीन जायदाद सुलोचना के नाम पर थी। सुलोचना कभी नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटे अलग अलग हो जाएं, इसलिए अभी तक सुलोचना ने अपनी जमीन जायदाद को अपने दोनों बेटों के अंतर्गत बराबर बांटा था। अपने ससुर के चले जाने के बाद रेखा की नजर अब बस घर की जमीन जायदाद पर बनी हुई थी, क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी, तो इसलिए वो यही चाहती थी कि उसे और उसके पति को जमीन जायदाद का बड़ा हिस्सा मिल जाए। वही नरेश की पत्नी कोमल एक समझदार और अच्छी लड़की थी। वो हमेशा से ही सुलोचना का बहुत ध्यान रखा करती थी और वो जब कभी भी बंटवारे की बात होती तो उस बात को किसी तरीके से दबाने की कोशिश में लगी रहती थी। लेकिन आखिर कोमल की कोशिश भी कब तक काम आती। रेखा की लगाई हुई आग में धीरे धीरे राकेश भड़कना शुरू हो जाता है और अब उसके दिल में घर का बंटवारा करने की चाहत पूरे तरीके से घर बना लेती है। ऐसे ही एक दिन जब सुलोचना अपने पूरे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई होती है, तभी राकेश और नरेश दोनों भाइयों में घर के बंटवारे को लेकर बात छिड़ जाती है। पहले कुछ देर तो बात बिल्कुल आराम से चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। दोनों ही भाई आपस में एक दूसरे पर कई तरीके के इल्जाम लगाने लगते हैं। शादी में आए सभी लोग राकेश और नरेश को बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगते हैं। सभी रिश्तेदार उन दोनों को चुप करवाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों भाई किसी की भी नहीं सुनते। तभी वहां सुलोचना आ जाती है और किसी तरीके से उन दोनों को शांत करवाकर घर ले आती है। लेकिन घर आते ही राकेश और नरेश के घर के बंटवारे को लेकर भेद फिर से शुरू हो जाता है कि तभी रेखा बीच में बोलती है, बंटवारा तो होकर ही रहेगा। अगर बंटवारा नहीं होगा तो दोनों भाइयों को उनका हिस्सा कैसे मिलेगा? मैं और राकेश जी दोनों ही घर के बड़े बहू बेटा हैं, तो हमें ज्यादा जमीन चाहिए। ये सारी बातें सुनकर सुलोचना को बहुत दुख पहुंचता है और वो झगड़े को शांत करवाते हुए बोलती है कि वो किसी तरीके का बंटवारा घर में नहीं चाहती है और भलाई इसी में है कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दिया जाए। रेखा जानती थी कि अभी ज्यादा जोर जबरदस्ती करने से बात बिगड़ सकती है, इसलिए वो राकेश को इशारा करके चुप होने को बोलती है, जिसके बाद
वो उसे कमरे में ले जाती है। कोमल भी नरेश को कमरे में ले जाती है और उसे समझाते हुए बोलती है कि बंटवारे में कुछ नहीं रखा है। परिवार का साथ ही सबसे बड़ी धन दौलत है। अगर परिवार नहीं होगा तो बड़े से बड़ा राजमहल भी बिल्कुल खाली ही रह जाएगा। नरेश कहीं न कहीं कोमल की कई बातों को समझता है और बंटवारे की बात को लेकर वही थम जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रेखा राकेश की भड़काते हुए बोलती है कि उसकी माँ सारी धन दौलत अपने पास ही रखना चाहती है, इसलिए बंटवारा नहीं कर रही है। वो चाहती है कि जब तक तुम अपनी नाक रगड़कर अपना हिस्सा नहीं मांगोगे तब तक माँ जी तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देगी और एक दिन सारी की सारी धन दौलत वो नरेश के नाम कर देगी, क्योंकि वो तो उनका छोटा बेटा है। उसे तो वो सबसे ज्यादा प्यार करती है और हम दोनों को मिलेगा तो बस ठेगा। अब इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, हमें जल्दी से जल्दी घर का बंटवारा करवाना ही होगा ताकि हमें हमारा हिस्सा समय पर मिल जाए। समय निकलने के बाद कुछ भी काम का नहीं रहता। कुछ दिन आराम से बीत जाते हैं, लेकिन अब दोनों भाइयों में बातचीत बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अगर एक भाई आता तो दूसरा उठकर चला जाता है और दूसरा आता तो पहले वाला उठकर चला जाता था। सुलोचना को यह सब अपने घर में होता देखकर अपने बेटों के आने वाले भविष्य की चिंता सताने लगती है। सुलोचना अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थी और ऐसे में उसके बेटे उसके बुढ़ापे की लाठी बनने की जगह उसके घर जायदाद का बंटवारा करने में लगे हुए थे। एक शाम कोमल जब अपनी सास के पैर दबा रही थी तभी वह बोलती है कि माँ जी, मैं आपकी सारी पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि इस घर में बंटवारा हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि हम सब हमेशा साथ मिलकर रहें। परिवार ही हमारी असली ताकत होता है। कोमल की बात सुनकर सुलोचना को अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसे रेखा का ख्याल आता है और वो कोमल से कहती है कि काश जैसे तू इस बात को समझती है वैसे ही रेखा बहू भी समझ पाती। पर पता नहीं क्यों रेखा इस घर का बंटवारा करवाने में राकेश का पूरा समर्थन कर रही है। मैं अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने घर का बंटवारा होते हुए कभी नहीं देख सकती बहू। इतनी सहन शक्ति मेरे अंदर नहीं है। तभी कोमल बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने नरेश जी से बात की है और फिर कभी दोबारा बंटवारे की बात नहीं करेंगे। उन दोनों सास बहू की ये सारी बातें रेखा छुपकर सुन लेती है और अब रेखा को पता चल गया था कि कोमल ने तो नरेश को बंटवारा न करवाने के लिए मना लिया है, इसलिए अब रेखा को जो भी करना था वो राकेश के कंधे पर बंदूक रखकर ही करना था। अब रेखा पहले से भी ज्यादा राकेश को भरना और भड़काना शुरू कर देती है। घर की हर एक छोटी बड़ी बात को रेखा राकेश को बड़ा चढ़ाकर बताने लगती है, जिस वजह से राकेश के अंदर अपनी माँ, अपने छोटे भाई, उसकी बीवी, इन तीनों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरने लगता है। और अगर उन तीनों में से कोई भी जरा सा राकेश को कुछ कहता तो राकेश ज्वालामुखी जैसे उन पर फट जाया करता था। धीरे धीरे राकेश का स्वभाव रेखा के भड़काने की वजह से बहुत ज्यादा बदल जाता है। सिर्फ जायदाद और घर के बंटवारे के पीछे अपने बेटे को इस तरह से बदलता देखकर सुलोचना दिन रात उसकी चिंता में डूबी रहती है। ऐसे ही एक शाम जब सुलोचना मंदिर जाती है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने दोनों बेटों के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन मंदिर से जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखती है कि राकेश और नरेश आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उन दोनों को फिर से लड़ता देखकर सुलोचना उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी चुप नहीं होता है। राकेश नरेश की कॉलर पकड़कर उसे धमकाने लगता है, जिस बात पर नरेश को भी गुस्सा आ जाता है और वो राकेश को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए रेखा बोलती है कि छोटा भाई तो बड़े भाई को जान से मारना चाहता है और सब कुछ खुद ही हड़पना चाहता है। अरे बड़े भाई ने हमेशा उसका साथ दिया और आज देखो कैसे धक्का मार रहा है। अब घर का बंटवारा न करें तो क्या करें? तुम मियां बीवी का क्या भरोसा, कल को मुझे और मेरे पति दोनों को धक्का देकर बाहर निकाल दो। सुलोचना अच्छे से अपनी बड़ी बहू की सारी हरकतों को समझ रही थी। तभी कोमल बोलती है कि मैं और नरेश जी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस घर में बंटवारा हो जाए, लेकिन दीदी सिर्फ आप ही हैं जो भैया को भी भड़का रही हैं और खुद भी दिल से यही चाह रही हैं कि इस घर के 2 हिस्से हो जाएं। अरे घर के तो 2 हिस्से आप फिर भी कर लेंगे,
लेकिन क्या आप माँ जी को भी 2 हिस्से में बांट देंगे? बताइए, क्या उनका भी बंटवारा कर देंगे आप? घर के चारों लोग एक दूसरे पर एक के बाद एक इल्जाम लगाए चले जा रहे थे। सुलोचना ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी घर के बंटवारे की लड़ाई में नरेश के मुंह से रेखा के लिए कुछ अपशब्द निकल जाते हैं जो राकेश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते और वो गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और सुलोचना के सब्र का बांध टूट जाता है और बेचारी अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं बेहोश हो जाती है। ये सारी बातें सोचते सोचते सुलोचना की आंखों से झरझर आंसू बहते जाते हैं। तभी रेखा वहां पर आती है और अपनी सास के आंसू साफ करते हुए राकेश और नरेश दोनों से बोलती है कि आखिर आप क्यों बंटवारा कराना चाहते हैं? आप घर जायदाद के पीछे लगकर अपने रिश्तों को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। राकेश भाई साहब, क्या अगर माँ जी आपको ज्यादा धन दौलत दे देगी तो आप सारी जिंदगी माँ के प्यार के बिना बिता लेंगे, या अगर माँ जी हमें ज्यादा धन दौलत दे देंगी और खुद आपके साथ चली जाएंगी तो क्या हम माँ जी के बिना अपना सारा जीवन बिता देंगे? आखिर वो माँ तो आप दोनों की है ना, क्यों उनकी ममता को भी घर के साथ साथ आप बांटना चाहते हैं? रेखा दीदी आपसे क्या कहती है क्या नहीं, इस बात को मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि घर के बंटवारे के साथ साथ आप एक माँ का, उसकी ममता का, बचपन से लेकर आज तक के उसके सारे परिश्रम का, उसके हर एक बलिदान का आप बंटवारा कर रहे हैं। जहां आप दोनों को उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर, उनका सहारा बनकर उन्हें खुशियां देनी चाहिए, वहां आप दोनों उन्हें गिद्ध की तरह नोच नोच कर खा रहे हैं। अरे क्या इस दिन को देखने के लिए माँ जी ने आप दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि आप वक्त आने पर उनका बंटवारा कर दें, उनके घर का बंटवारा कर दें। कोमल की सारी बात बिस्तर पर पड़ी सुलोचना सुन रही होती है, पर अचानक ही उसके दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगती है। कोमल जल्दी से डॉक्टर को आवाज देकर अंदर बुलाकर लाती है। डॉक्टर सभी को सुलोचना के पास से बाहर भेज देते हैं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर राकेश, नरेश और कोमल तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कोमल हाथ जोड़ते हुए राकेश और नरेश से बोलती है कि अब बस कीजिए, माँ जी को और तकलीफ मत दीजिए, उनका जो जीवन बचा है आप उन्हें खुशी दीजिए, इस बंटवारे को यहीं रोक दीजिए, वरना ये बंटवारा माँ जी की जान ले लेगा। आप दोनों सगे भाई हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। आप रेखा दीदी को इतना मौका ही क्यों दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में नफरत की खाई खोद दे? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए राकेश भैया, इस बंटवारे को रोक लीजिए, मत कीजिए यह बंटवारा। राकेश उस वक्त तो कुछ नहीं कहता और बिल्कुल चुप रहता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि सुलोचना अब खतरे से बाहर है। पूरा 1 हफ्ता अस्पताल में कोमल सुलोचना की दिन रात सेवा करती है, लेकिन रेखा घर पर बस आराम करती है। छुट्टी मिलने के बाद जब सुलोचना को राकेश और नरेश घर लेकर जाते हैं, तभी रेखा फिर से राकेश को कानों में घर के बंटवारे वाला मंत्र फूंकना शुरू कर देती है और इस बार राकेश रेखा का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उसे सीधा नरेश और कोमल के पास ले जाता है और बड़े ही गुस्से में उससे बोलता है कि तुम जैसी औरतें कभी किसी का घर नहीं बसा सकती हैं। एक मेरी माँ है जिसने मेरे पिता के जाने के बाद मेरी, तुम्हारी, मेरे भाई की तीनों की जिम्मेदारी संभाली। अरे मैं तो इतना कमाता भी नहीं था, लेकिन मेरी माँ के बलबूते पर ही मेरे भाई की धूमधाम से शादी हुई। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बहकावे में आकर मैं भूल गया था कि मेरे पिता के जाने के बाद अपने छोटे भाई के लिए मैं ही उसका पिता हूं। रेखा, तुम घर में नहीं दिलों में बंटवारा करवाना चाहती थी, मेरी माँ का बंटवारा करवाना चाहती थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी और अब से इस घर में बंटवारे की बात कभी नहीं होगी। और अगर तुम बंटवारा चाहती हो तो तुम खुशी खुशी अपने मायके चली जाओ और वहां जाकर अपने भाई भाभी से बोलो कि वो तुम्हारे माता पिता से कहे कि घर का बंटवारा कर दे। फिर तुम्हें पता चलेगा कि बंटवारे की आग क्या होती है। जब तुम अपने माता पिता को मेरी माँ की तरह तड़पते हुए देखोगी, तब तुम्हें मेरी माँ का दर्द समझ आएगा। राकेश की ये सारी बातें सुनकर रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है
और वो सबसे माफी मांगती है और उस दिन के बाद से फिर कभी वो बंटवारे की बात नहीं करती है।